वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में हाँ, इससे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और आपके नेट में भी आप देख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे आपको समझनी है आपको वन बार फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, वो भी आपको मैं अच्छे समझा दूंगा। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो शिक्षा चैनल है हमारा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा हौसला मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का, और आप लोग का भी प्यार मिलता है। और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुत अच्छे से। तो क्लासिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहे थे प्रीवियस कुछ वीडियो से, क्लासिफिकेशन पे ही हम लोग अभी हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके पॉलीमराइजेशन में, और कैसे पॉलीमर्स उसकी वजह से अपनी टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को शो कर पाते हैं। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको डिफाइन करता है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर आप किसी रस्सी को ले लो, ठीक है, किसी रस्सी को ले लो और उसके अंदर 1 किलो का ईंट लेके उसको बांध दो, ठीक है। अगर वो रस्सी 1 किलो का जो ईंट है उसका वजन सह लेती है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हुई, उस 1 किलो ईंट के बराबर है। लेकिन मैंने क्या किया, उतनी ही पतली रस्सी में 10 किलो का मैंने पत्थर बांध दिया, तो क्या होगी, वो रस्सी टूट जाएगी क्योंकि उतनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। वैसे पॉलीमर्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसी पे डिफाइंड होती है कि उनके अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जितना ज्यादा हार्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने उसके मॉलिक्यूल पैक्ड होंगे, उतनी अच्छी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ये ठीक उसके उल्टा डिपेंड करती है। जितना कम मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जितने कमजोर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतने उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में स्ट्रेच आउट हो पाएंगे। जैसे रबड़ को क्या होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, उसको कितना भी लंबा आप उसको खींच सकते हो। उसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं टफनेस, वो कितना टफ है। जैसे अब अगर बात करो, अगर किसी ट्रक के टायर की ज्यादा टफ होता है और किसी गाड़ी के टायर की बात करो तो वो कम टफ होता है। टफनेस पर आने का भी एक प्रोसेस होता है वल्कनाइजेशन, जो हम रबड़ में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पे टफनेस को मतलब ये पढ़ना है। और टफनेस एक और चीज बहुत अच्छी डिफाइन होती है कि आपका जो केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो भी आपके टफनेस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन में हम सारी चीजें टफनेस के बारे में और चीजें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो ये सारी जो आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स हैं वो किस वजह से डिफाइन होती हैं, तो दो बेसिकली जो आपका पॉलीमर है उसमें दो तरह की आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो गवर्न होती हैं। पहली फोर्सेस है वो आपकी है वन डर वाल फोर्सेस, और जो सेकंड जो फोर्स है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। आपको मैं पहले बता दूं, जितने आपके पॉलीमर्स होते हैं उसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। उसमें ये जो होती हैं वो आपकी वीक फोर्सेस ही होते हैं। वीक वन डर वाल फोर्सेस वीक फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक ही फोर्सेस है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉलीमर है वो है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स को आपको नाम से पता चलेगा, इसके शुरू में क्या जुड़ा है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब हर बच्चा जानता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होती है कि उसको जितना खींचो वो उतना ही फैलता जाए, लेकिन उसकी भी एक क्या होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि उससे ज़्यादा वो नहीं उसको बियर कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली किस लिए होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उस पॉलीमर में आती कैसे है, वो इसलिए आती है कि बेसिकली क्या होते हैं, ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। जितने भी इलास्टोमर्स होते हैं वो रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो क्यों होती हैं, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। जो आपके इलास्टोमर्स होते हैं उनमें सबसे वीक, यानी इतने भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें से सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके अंदर होती है, तो आपकी इलास्टोमर्स के अंदर होती है। और इलास्टोमर्स से सीधा सीधा हमारा मतलब है रबर से। और अगर हम सिंथेटिक रबर की बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया, वो क्या है आपका बूना एस है, और बूना एन तक रबर होता है आपका वो नियोप्रिन। ये तीनों क्या है, बेसिकली एक रबर के ही एग्जाम्पल है। और नियोप्रिन जो है वो आपका सिंथेटिक रबर नहीं है, वो आपको सीधा नेचुरल प्रोसेस से भी बन सकता है। अब हम आगे बात करते हैं आपके फाइबर्स के बारे में। फाइबर से हमें नाम से पता चल रहा है कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। जी हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कि अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वजन को क्या कर सकता है, बियर कर पाता है। इसीलिए इनका जो बेसिकली यूज़ होता है वो रोप बनाने में यूज़ होता है। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो या आप पैरासूट में या आपके जो हॉट एयर बलून्स होते हैं उनमें जो रोप्स होते हैं बेसिकली इसी पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, हाई मॉडुलस होता है। अब भाई मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है कि अगर जो पहले उसका साइज था उस साइज में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। पहले उसकी साइज जो थी वो L थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जो साइज थी, जैसे पहले उसकी साइज 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसमें जब उसमें स्ट्रेंथ पड़ी, उसमें जब भार पड़ा तो वो क्या होगी, 10 हो गई। तो जितना ज़्यादा वो अपने आप को स्ट्रेच आउट कर पा रहा है उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो फाइबर्स के अंदर जितना ज़्यादा मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है तभी वो हम जैसे भारी भारी इंसानों का भी अच्छे से वजन झेल पाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसका ये होता क्यों है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से ही ये जो होते हैं इतना ज़्यादा भार अपने अंदर सह पाते हैं। और इसी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपस में इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है कि बेसिकली क्या करते हैं, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ही इम्पार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन नेचर के भी होते हैं ये फाइबर्स। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नायलॉन 6 है, और नायलॉन 6 जो रोप बनाने में यानी रस्सियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगले पॉलीमर के बारे में बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और प्लास्टिक से हमारा मतलब है जो प्लास्टिक यूज़ भी करते हो। ठीक है, वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छी देखी होगी कि प्लास्टिक को जब भी हम जलाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उसे जब वापस से गर्म करके वापस से उसको नई शेप देके जब ठंडा किया जाता है तो वापस हार्ड हो जाता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है प्लास्टिक के अंदर काफ़ी यूनिक होती है। इसलिए जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा वेरियस जो पार्ट्स बनाने में और टॉयस बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन इंडिया। ठीक है, लीनियर स्लाइटली ब्रांच, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी लीनियर होता है। मैंने पहले बता दिया लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड आपके जो पॉलीमर्स होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ जो होती है आपकी ब्रांचिंग होती है। आपको हाई डेंसिटी और आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन मैंने आपको पहले ही बता चुका है। आगे बात करते हैं, जो इनकी चेन्स होती हैं वो बेसिकली बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, इसीलिए जो आपके इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इधर उधर नहीं जाते हैं, वो आपस में ही आराम से अरेंज रहते हैं। ठीक है, और एक और जो प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होती है। वो कैसे होती है, इनकी जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो इलास्टोमर से थोड़ी ज़्यादा है और फाइबर से थोड़ी कम है। ठीक है, तो इसीलिए इनको दोनों के बीच में रखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग मतलब कि आपको पहले ही पता चल गया, यहाँ पे सेटिंग की बात हो रही है। वो सेटिंग नहीं जो आप सोच रहे हो, ये सेटिंग दूसरी सेटिंग है। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि एक बार हम इनको गर्म कर दें तो ये सॉफ्ट होने के बाद वापस से हार्ड नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, इनके अंदर इतना हाईली ब्रांच हो जाते हैं, ये कभी भी हम इसको गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपस में एक जगह इकट्ठा स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है वो बढ़ जाती है। वो क्रॉस लिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वापस से ये दूसरी शेप नहीं एक बार प्राप्त कर पाते हैं। तो इनका जो यूज़ होता है केवल वन टाइम होता है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई रहती है। और इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा को स्ट्रेंथ को यही लोग बियर कर पाते हैं। और इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल है बेकेलाइट। और बेकेलाइट क्या होता है, जितने भी घर के स्विचेस होते हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं। और दूसरा इनका एग्जांपल है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे और उसके ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अब बात करते हैं बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में और नीट में क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि अगर इन सब का कितने बार तो नाम आ जाते हैं, इलास्टोमर्स का नाम आ जाता है, फाइबर्स का नाम आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर का नाम आ जाता है। और ये कहता है कि आप इनके बढ़ते हुए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज ऑर्डर में लिखिए। ये कितने बार तो इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं एग्जाम्पल्स भी दे दी जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके पास होती है, तो इलास्टोमर्स के पास होती है। उसके बाद हम बात करें तो दोनों के बीच में क्या किसको रखा गया था, थर्मोप्लास्टिक को रखा गया था। तो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी, इलास्टोमर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होगी, फाइबर से कम होगी। तो फाइबर्स इसके बाद आएगा। और मैंने क्या बात की, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या होगी, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी। इसी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसको आपने याद रखना है। कितनी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर याद है आपको तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप कर ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।